ओडिशा राज्य ढेर सारी प्राकृतिक संपदाओं से पूर्ण है। पहाड़ों से घिरा हुआ यह राज्य झरनों का मंद मधुर स्वर सुनाई देता है। साल सी नदी कल कल नाद के साथ बेताब बहती चलती है सागर से मिलने के लिए। प्रकृति की छबीली मनोहर सुषमा हमेशा नए नए रूपों से विमोहित करती है दर्शकों को। हमारे राज्य में एक जिला है नयागढ़। अन्य इलाकों की तरह यह अंचल भी परिपुष्ट है अपने इतिहास, संस्कृति, ऐतिह्य और परंपराओं के साथ। धरती माता को प्रेम करने वाले इस इलाके के किसान भाई दिन रात खेत पर मेहनत करके इस मिट्टी से सोना उपजाते हैं। कृषि प्रधान इस जिले के किसान भाई धान, मूंग, उड़द, ईख और सब्जी की खेती करके पास वाले मंडी में उसे बेचकर खुशी खुशी अपना गुजर बसर कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उत्पादित शस्यों को निकटस्थ जिले में बेचकर जीवन निर्वाह करने का नया सूत्र ढूंढ निकालते हैं। अभी हम ले चलते हैं किसान भाइयों को कृषि परिभ्रमण में। विभिन्न दर्शनीय स्थानों के बारे में बताने के लिए विभिन्न अंचलों के किसान भाई अपनों के बीच बंधुत्व स्थापित करते हैं, कृषि से संबंधित ज्ञान आदान प्रदान करते हैं और अपने अंदर की खुशी तथा गम को भी बांट रहे हैं। यात्रा का मजा लेते हुए वे पहुंच गए खोर्धा जिला के अट्री के पास। यह उष्ण प्रस्रवण मुख्य सड़क से 7 किलोमीटर दूरी पर है, जहां मकर संक्रांति और शिवरात्रि पर भीड़ जमती तो है, पर दूसरे समय में भी यहां भीड़ नजर आती है। इस उष्ण प्रस्रवण में जल हमेशा 65 डिग्री उबला हुआ होता है। गर्म पानी के इस झरने में जल हमेशा 65 डिग्री उबला हुआ होता है। लोग उसके पास जाकर अपने विश्वास के साथ 1 रुपया या 2 रुपये वहां डाल देते हैं। नहाने के लिए यहाँ 4 कुंड भी हैं। उष्ण प्रस्रवण के पास है प्राचीन शैवपीठ हटकेश्वर मंदिर। मंदिर के परिसर में है एक बड़ा सा तालाब और हनुमान जी की मूर्ति। मान्यता है कि हटकेश्वर प्रभु जी की गर्म सांसों से अट्री उष्ण प्रस्रवण का पानी भी गर्म रहता है। अट्री के दर्शनीय स्थान का परिभ्रमण करके किसान भाई निकल पड़े उद्यान कृषि विद्यालय की ओर। कृषि और कृषक सशक्तिकरण के साथ उद्यान कृषि, मछली खेती, पशु संपदा, मिट्टी का संरक्षण आदि के बारे में जानने के लिए किसानों के मन में थी ढेर सारी जिज्ञासाएं। सन 1970 में स्थापित इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि उद्यान कृषि के ज्ञान कौशलों को सिखाकर किसान भाइयों को आत्मनिर्भरशील बनाना।
भ्रमण का मजा ले रहे किसान भाई आपस में भाव विनिमय करते करते पता नहीं कब जा पहुंचे खोर्धा जिले के नारियल विकास केंद्र पर। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित इस केंद्र में किसान भाइयों को नारियल की खेती और खाद्य प्रक्रियाकरण पर तालीम दी जाती है। संस्था का अंडर में 4 रीजनल ऑफिस है और 5 स्टेट सेंटर यूनिट ऑफिसेस है। स्टेट सेंटर उसमें एक है पिटापुली खुर्दा उड़ीसा में। टोटल एरिया है 100 एकड़। ये 100 एकड़ में हम लोगों को लगभग 4000 डिफरेंट वैरायटी, बहुत सारे जो है ड्वार वैरायटी का, टॉल वैरायटी का, जैसे वेस्ट कोस्ट टॉल, ईस्ट कोस्ट टॉल, सखी गोपाल, लक्षाद्वीप टॉल, बहुत सारे वैरायटी टॉल वैरायटी है। ये टोटल सब मिला के 4000 नारियल पेड़ है, एडल्ट पाम है। इधर से जो हम लोग को प्रोडक्शन होता है वो बाहर का आदमी इधर से लेके उन लोगों को बाहर में बेचता है। हम लोग का जो इधर नारियल होता है ये टेंडर नाट भी इधर से लेके जाता है और मैच्योर नाट भी लेके जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। यहाँ है तरह तरह के नारियल के पेड़ पौधे। नारियल को श्रीफल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नारियल का उपयोग सिर्फ पूजा में होता है, बल्कि नारियल से प्रस्तुत खाने की सामग्री, तेल और नारियल से निकलने वाले वर्ज्य वस्तु का प्रयोग कर एक किसान आत्मनिर्भरशील हो सकता है। एक किसान के पास अगर थोड़ी सी जमीन है और वो उस जमीन पर नारियल के पेड़ लगाकर उसकी हिफाजत करे तो वह आत्मनिर्भरशील बन सकता है। नारियल के पौधों की उपज कर उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है किसान। हमारा उड़ीसा का पूरी डिस्ट्रिक्ट और गो ब्लॉक का अंदर है, गढ़पास गांव का। ये नर्सरी हम सुपर साइक्लोन के बाद 1969 का बाद हम एस्टेब्लिश किया और हम पहले 10,000 पौधा प्रोडक्शन कर रहा था। उसको बाद में डेवलप करके ईयरली 50,000 पौधा प्रोडक्शन कर रहा है। वो पौधा हमारा उड़ीसा का फार्मर के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को जाता है और हमारा अच्छा फार्मर लेकर उनको खेती में ज़्यादा फ्रूट आता है। और ये सब हम नॉट नारियल ये मदर पाम, सिलेक्टेड मदर पाम से कलेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट गाइड कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कोकोनट बोर्ड का सब हमको मदद कर रहा है। उसका बाद हमारा मार्केटिंग के लिए कभी कभी प्रॉब्लम आता है
और कभी कभी मार्केटिंग भी हो जाता है। और हम बंगाल को भी कभी कभी सेल किया, और ड्वार्फ नारियल पौधा और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कभी कभी खरीद करते हैं और कभी कभी खरीद नहीं करते हैं। और सॉइल कंजर्वेशन, वाटर शेड उड़ीसा गवर्नमेंट का सब आदमी कलेक्ट कर रहा है, हमारा खरीद कर रहा है। और हमारा 4-5 आदमी डेली काम कर रहा है, गांव का सब लेबर है, उसको लिए हम कुछ लिवलीहुड हम बनाया, ऐसे ऐसे काम कर रहा है और भी सोशली रेस्पॉन्सिबल है। हमारा ये 0 से स्टार्ट हुआ और अभी हमारा अराउंड 100 प्लांट है। एक एक प्लांट 100-150 नंबर का फल देता है, जो कि बाहर आदमी ऐसा प्रोडक्शन नहीं करता है। जैसे हमारा ईयरली 5 लाख अराउंड प्रॉफिट हमको मिलता है। प्रायः नारियल के पेड़ की डालियां नहीं होती है और फिर पौधे थोड़े बड़े होने तक किसान भाई को उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। किसान भाई अंत खेती जैसे आम, अमरूद, लीची, काजू और चीकू आदि खेती करके लाभवान हो सकते हैं। नारियल की खेती सबसे लाभदायक है। यह है पंचू जेना, जो केरल में मजदूरी करते थे। आज नारियल के पेड़ से मिलने वाले पैसों से वे बहुत खुश हैं। पहले मैं केरल में राजमिस्त्री का काम करता था। वहाँ जब मैंने कुछ लोगों को नारियल का काम करते हुए देखा तो मुझे भी यह करने की इच्छा हुई। मैं भी उन लोगों के नारियल तोड़ने गया। उनसे मैंने नारियल के पेड़ पर चढ़ना सीखा। वहाँ मैं गमछे के सहारे पेड़ पर चढ़ता था, फिर रस्सी की मदद से चढ़ा और अब OU80 से यह मशीन लाया। इस मशीन से मैं आसानी से चढ़ पाता हूँ। इससे अब मैं 500 से 800 रुपये कमाकर अपना गुजारा चला रहा हूँ। धूप का मौसम हो या बारिश का, शादी हो या किसी पूजा पार्वण, सभी जगह नारियल की आवश्यकता रहती है। रोगी हो या भोगी, नारियल का जल सबके लिए आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कच्चा नारियल बेचकर अच्छे से अपना गुजर बसर करते हैं। आजकल नारियल से निकलने वाले छिलकों की बहुत आवश्यकता है। छिलकों से रस्सी बनती है। रथ की रस्सी से लेकर पापोच तक हर क्षेत्र में छिलकों की आवश्यकता रहती है। अपने अनुभवों से बयान करती हैं बासंती नायक, एक गृहिणी। साल 2013 से यह संस्था चल रही है। अभी इसमें उपयुक्त होने वाली सारी रॉ मटेरियल साखी गोपाल से लाई जा रही है। हमारे 2 स्पिनिंग मशीनें हैं। स्पिनिंग मशीनें में रस्सी बनाई जाती है। रस्सियाँ तैयार होने के बाद हम उन्हें रंगीन पानी में डुबोकर रंग देते हैं। इसके बाद 2 प्रकार की रस्सियाँ तैयार होती है, एक सफ़ेद और दूसरा भूरा। रंगीन रस्सी और सफ़ेद रस्सी को मिलाकर पापोछन तैयार की जाती है। यह पापोछन तैयार होने के बाद हम उन्हें अच्छे से फिनिशिंग देकर 50 रुपया बंडल के भाव में बनाते हैं। तभी पश्चात हम उन्हें मार्केटिंग के लिए बाजार में भेज देते हैं, जैसे कि कटक, भुवनेश्वर और पारादीप ले जाया जाता है। इस संस्था द्वारा महीने की 30 से 40 हजार रुपया आमदनी हो जाती है। इसके द्वारा हमारे गाँव की सभी बहुएं और बेटियां काम करके आत्मनिर्भर हो पा रही है।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचकर किसान भाइयों ने जो देखा, उन्हें आसानी से विश्वास नहीं हुआ कि नारियल के छिलकों से निकलने वाले चूर्ण की भी आवश्यकता रहती है। ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए यह बिस्तर बनाने में काम आती है। इसके बारे में अपने अनुभवों से बताते हैं वीरेंद्र पात्र। 1960 में पिताजी ने इस कॉयर यूनिट की स्थापना की थी, जिसको मैं आज तक चला रहा हूँ। इससे लगभग 5000 परिवारों को फायदा हो रहा है। इसमें हम अलग अलग किस्मों की कॉयर बना रहे हैं। पहले किसानों से हक्स खरीदते हैं। साक्षी गोपाल स्थित नियंत्रित बाजार से हम ट्रक भरकर हक्स खरीदते हैं। वहीं हमारी एक डी फाइबरिंग यूनिट है। वहां हम फाइबर या रेशे का उत्पादन करते हैं। उस फाइबर से हम तरह तरह के उत्पाद बनाते हैं। वहीं हमने उड़ीसा एग्रो मैकेनिक्स की स्थापना की है। सालाना 30 से 40 लाख का माल बेचते हैं। नारियल उगाने वाले किसानों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। वो नारियल बेच पा रहे हैं, पत्ते की तीलियां बेच रहे हैं। उनके नारियल मार्केटिंग हो पाने के कारण वे प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसकी खेती में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन में रहने वाले नारियल विकास केंद्र सदा तत्पर है। किसान भाइयों ने कभी सोचा नहीं था कि खाद्य प्रक्रियाकरण के माध्यम से नारियल से इतनी सारी चीजें भी बनती हैं। गाड़ी में जाते जाते किसान भाई पहुंचे नारियल के खोल से बनने वाले तरह तरह के पट्टचित्रों के पास। नारियल खाने के बाद जिस खोल को हम फेंक देते हैं, उसे लेकर घर की सजावट के उपकरण भी बनाए जाते हैं और यह आत्मनिर्भरशील बनने का एक माध्यम हो सकता है, यह सबके विश्वास से परे था। घर के सारे काम खत्म करके जितना भी वक्त मिल जाता है, 2 से 3 नारियल का जो भी काम रहता है वो कर लेते हैं। नारियल की भूसी से चित्र, पटचित्र और डिब्बा बना के खुद के लिए कमा लेते हैं। पिछले 35 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। ये काम हमारे परिवार में सालों से होता आया है। मैं नारियल पर, ताड़ के पत्तों पर चित्रकारी करने के साथ साथ लोक नृत्य आदि में लगने वाले मुखौटे, पूजा में भगवान के पीछे की सजावट, भालू, घोड़ा आदि सब बनाता हूँ। भुवनेश्वर और पुरी आने वाले पर्यटक इसे खरीद ले जाते हैं। छोटी तथा आकर्षक कलाकृति होने के कारण बाजार में अच्छी बिकती है।
हमें रोजाना 400 रुपये मजदूरी मिलती है। इसमें से 50 से 100 रुपये तक का रंग वगैरह खरीदने में जाता है। हमें 300 से 350 रुपये तक रोजाना मिलता है। भ्रमण के दौरान किसान भाई जा पहुंचे पंचसखा के समाधि स्थल पर साक्षी गोपाल में। यहां है साक्षी गोपीनाथ मंदिर, जिसे हम सत्यवादी गोपीनाथ मंदिर भी कहते हैं। फिर यहाँ पर पंडित गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर दास, पंडित नीलकंठ दास, पंडित कृपा सिंधु मिश्र और पंडित गोदावरीश मिश्र की समाधि पीठ भी है। यहाँ का वकुल वन कभी मानवता को जन्म देने वाला माना जाता था। ये पंचसखा मिलकर बच्चों को निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करते थे कि वे कैसे सुनागरिक बने, इसके लिए निरंतर प्रयास करते थे। पूरा दिन भ्रमण करने का मजा लेकर लौट रहे थे हमारे किसान भाई। अपने कर्ममय जीवन से मुक्ति के लिए ही भ्रमण कर रहे थे। बहुत कुछ अनुभवों को हासिल कर, खेती बाड़ी का ज्ञान लेकर जब लौट रहे थे, तब रास्ते में मंत्रमुग्ध कर दिया था उन्हें हमारे पारंपरिक नृत्य और संगीत ने।